बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हमने ट्रांसपोर्ट का चैप्टर शुरू किया हुआ था, तो मैं यहाँ आपको बताता आया हूँ कि पौधों के अंदर पानी जो है वो कंडक्टिंग टिश्यूज मीन्स जाइलम के ज़रिए जो है वो ग्राउंड से एरियल पार्ट्स तक जाता है। और मैंने वहाँ पर पिछले लेक्चर्स में ये बातें बताई हैं कि किस में पहले आता है, फिर किस में जाता है, फिर किस में जाता है, फिर कैसे कैसे जाता जाता वो तुम्हारी लीव्स तक पहुंच जाता है। तो बेटा अब पानी चढ़ता तो है, चढ़ता कैसे है पौधों के अंदर? ट्रांसपोर्ट तो होता है, लेकिन होता कैसे है? इसके लिए जो है वो बॉटनी के अंदर सालों तक स्टडी की गई है, और सालों की मेहनत के बाद जो है पानी किस तरह पौधे के अंदर चढ़ता है, उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है ना, उसका तरीकाकार क्या है, तो इसके बारे में एक थ्योरी जो है वो पेश की गई है। उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। क्या बोलते हैं? कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। ये थ्योरी पेश की जाती है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, या पानी के अंदर जो मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, वो किस तरह पत्तों तक चढ़ते हैं। इस थ्योरी के अंदर इसकी पूरी वजाहत दी गई है। इस थ्योरी को 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हमारे पास है एडहेजन, नंबर 2 कोहेरेंट, एंड नंबर 3 टेंशन। ये जो टेंशन है, इसे दूसरे लफ्जों में मैं बोल सकता हूँ ट्रांसपायरेशनल पुल। जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इसके बारे में बातें की हैं तुम्हारे साथ कि ये वो हमारे पास टेंशन या ट्रांसपायरेशन टेंशन कह सकते हो, ट्रांसपायरेशन पुल कह सकते हो, कोई भी नेम। इसे तुम सिंपल टेंशन भी कह सकते हो, सिंपल पुल भी कह सकते हो। बायोलॉजी के अंदर जैसे तुम पुल का लफ्ज इस्तेमाल करोगे तो समझने वाले को समझ आ जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो ट्रांसपायरेशन जब वाटर की होती है, पौधे के अंदर से निकलता है, तो पानी की कमी की वजह से सबसे पहले पत्तों के अंदर ये फोर्स पैदा होकर कहाँ तक जाती है? तुम्हारी रूट्स तक जाती है, जिसकी वजह से फिर पानी जो है वो चढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इसकी जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो वजाहत की थी। जैसे तुम्हारे, मैं यहाँ पर जस्ट रूट पर समझाऊंगा, ठीक है, रूट पर। अब मैंने तुम लोगों को ये बात बताई थी कि प्लांट के अंदर जो जो सेल है, चाहे वो रूट हेयर्स क्यों ना हो, उनके सेल्स के गिर्द जो है वो क्या मौजूद होती है? सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल मोटी होती है, लिहाजा कुदरत ने सेल वॉल के अंदर, मैं यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये सेल वॉल के ऊपर बना रहा हूँ, चाहे इस पर चाहे इस पर। इन पोर्स को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, कि पानी जो है इन्हीं पोर्स के जरिए जो है वो प्लांट के सेल्स के अंदर दाखिल होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने पीछे तुम्हें बताया है कि जो रूट हेयर्स हैं वो मिट्टी के अंदर से पानी को खींचते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। अब जैसे ही प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशनल पुल कायम होता है, तो वो पुल की जो कैफियत है वो रूट हेयर्स तक जाती है, ठीक है ना। जैसे ही रूट हेयर्स तक जाती है तो रूट जो है वो तुम्हारे ग्राउंड के अंदर से यानी मिट्टी के अंदर से पानी को खींचना शुरू करता है। अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक मेरे पास सॉइल पार्टिकल है ये, ठीक है, क्या है ये? सॉइल पार्टिकल। अब पानी जो है इसमें एक दिखा रहा हूँ, सही ना। अब जैसे ही रूट है इसमें से पानी खींचेगा ना, तो इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप, मैंने पहले कहा था ये एक स्लो प्रोसेस है, बहुत तेज प्रोसेस नहीं है। तो जब मिट्टी के अंदर से खींचेगा तो एक ड्रॉप वाटर जो है वो इसके साथ आके चिपक जाएगा रूट हेयर के साथ। जैसे ही हमारे पास एक ड्रॉप जो है वो रूट हेयर के साथ चिपकेगा, तो यहाँ पर जो प्रोसेस हमारे पास होगा वो कहलाएगा एडहेजन, चिपकना। किस चीज़ का? चिपकना। इससे जितने भी रूट हेयर हैं सबके साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल क्या होना शुरू हो जाएंगे? चिपकेंगे। अब जैसे वाटर मॉलिक्यूल चिपका है तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स पाई जाती है जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। तो जैसे ही एक पार्टिकल चिपकेगा तो इर्द गिर्द के वाटर मॉलिक्यूल जो जो मिट्टी के अंदर मौजूद होंगे वो फौरन इसकी तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इस चढ़े हुए मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और बेटा मेरी बातों की समझ आ रही है कि जैसे ही ट्रांसपायरेशनल पुल शुरू होता है, तो ट्रांसपायरेशनल जैसे पुल शुरू होगा तो सबसे पहले हमारे पास एक वाटर ड्रॉप जो है वो रूट हेयर्स के ज़रिए चढ़ेगा। तो उस प्रोसेस को मैंने क्या बोला है?
एडहेजन बोला है। जैसे एडहेजन हो जाएगी तो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है उस फोर्स को मैंने क्या बोला है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल उधर से मैं इधर अलग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये रूट हेयर दिखा रहा हूँ ऊपर, ये रूट हेयर है और ये हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है जो एक चढ़ा है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो है, वन ड्रॉप वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ चिपकेगा तो उस प्रोसेस को मैंने क्या बोला है, उसको एडहेजन कहा जाएगा। इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल जो उस सॉइल पार्टिकल में या दीगर सॉइल पार्टिकल में होंगे तो वहाँ पर फ़ौरन जो है उन पार्टिकल और चढ़े हुए पार्टिकल के दरमियान एक फोर्स कायम होगी, वो हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो चढ़ गया है वो इर्द गिर्द के सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर आकर दाखिल होना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पर सेकंड प्रोसेस हमारे पास चलेगा, कौन सा, कोहेजन। तो यहाँ पर जैसे ही ट्रांसपायरेशनल पुल या टेंशन की फोर्स पैदा हुई तो उस टेंशन की फोर्स ने किन फोर्सेस को जन्म दिया, सबसे पहले एडहेजन को और उसके बाद कोहेजन की फोर्स जो है, एक वाटर मॉलिक्यूल भी चढ़ता है तो फौरन कोहेजन कायम हो जाता है और जितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं सब उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो इस तरह वाटर हमारे पास जो है इर्द गिर्द से जैसे जैसे आते हैं वाटर का पूरा एक कॉलम बन जाता है, वाटर का पूरा एक कॉलम बन जाता है आपकी रूट हेयर की जाइलम वेसल्स के अंदर। वहाँ से पानी जो है वो इसकी जाइलम वेसल से रूट हेयर की किस में जाता है, आपकी जो रूट है उसकी प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए अंदर जो इसके जाइलम वेसल्स मौजूद होता है उसके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। लिहाजा यहाँ रूट के जाइलम वेसल से जो लीफ तक जाइलम वेसल्स हैं वहाँ तक पूरा एक वाटर चैनल बन जाता है, वाटर का पूरा एक कॉलम बन जाता है, एक तरतीब से पानी जाना शुरू हो जाता है। तो जाइलम वेसल के अंदर वाटर का ये जो कॉलम है इसको हम बोलते हैं जाइलम स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, जाइलम स्ट्रीम बोलते हैं। तो लिहाजा ये तीन तरह की फोर्सेस जो है जब जन्म लेती हैं इस तरीके से जैसे मैंने बताया है तो पूरी हमारे पास थ्योरी बनती है। उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, कोहेजन टेंशन थ्योरी। और यही थ्योरी वजाहत करती है कि किस तरह पानी जो है वो रूट के ज़रिए या रूट हेयर्स के ज़रिए रूट्स में और वहाँ से एरिया पार्ट्स ऑफ प्लांट तक जो है वो मुंतकिल होते हैं। बेटा समझ आ गई सबको इस थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पर साथ तुम लोगों को रीड भी कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को जो बीच में लफ्ज़ आते हैं उनके स्पेलिंग की समझ आ जाए, उनके मीनिंग समझ आ जाए। द प्रोसेस बाय विच वाटर इज रेज्ड टू कंसिडरेबल हाइट्स इन प्लांट्स हैज़ बीन स्टडीड फॉर ईयर्स इन बॉटनी। पौधे के अंदर इतने बड़े बड़े पौधे हैं, उनके इतनी बुलंदी वाले पौधे होते हैं, कई मीटरों तक, किलोमीटर तक वो उनकी लंबाई होती है। तो इतने लंबे पौधों के अंदर जो है वो पानी को ट्रांसपायरेशन पुल ही ऊपर ले जा सकती है कि ये किस तरह पानी इतने इतने बड़े पौधों में भी ऊपर लंबा जो है पत्तों तक चला जाता है। ये सालों तक जो है बॉटनी के अंदर ज़ेर बहस ये गुफ्तगू रही है। दिस रिजल्ट ऑफ दिस रिसर्च, इस गुफ्तगू का नतीजा किस सूरत में निकला है, कोहेजन टेंशन थ्योरी की सूरत में निकला है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फोर्स विच कैरीज water and dissolved materials up through in xylem is transpiration pull, ठीक है। Transpiration creates a pressure difference that pulls water and salt from the roots. When a water transpire lose water, the water concentration of its mesophyll cell drops। जैसे ही पानी ट्रांसपायरेशन के जरिए बाहर निकलता है तो मेसोफिल सेल्स के अंदर पानी का लेवल गिर जाता है। द ड्रॉप काजेज वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस। ये जो गिरा हुआ वाटर का लेवल होता है मेसोफिल सेल्स में वो ऑस्मोसिस के जरिए पूरा किया जाता है। तो फौरन ऑस्मोसिस का प्रोसेस फ्रॉम द जाइलम ऑफ लीव इनटू मेसोफिल, इर्द गिर्द के जो सेल्स होते हैं उसमें से पानी ऑस्मोसिस के जरिए मेसोफिल सेल में दाखिल होता है। व्हेन वन वाटर मॉलिक्यूल मूव्स अप इनटू जाइलम of leaf, it creates a pulling force that contribute all the way to roots. The pulling force created by transpiration of water is called transpiration pull. It also causes water to move transversely from roots, epidermis to cortex and यानी उल्टी साइड पर। जब हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं तो हम रूट से बाहर की तरफ आएंगे ना, लेकिन पानी क्या करता है, ट्रांसवर्स तरीके से यानी बाहर से अंदर की तरफ चढ़ता है। तो ये ट्रांसफर मेथड है हमारे पास, ट्रांसवर्स। फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ द ट्रांसपायरेशन पुल, वाटर इज हेल्ड। ये सारी बातें बेटा मैंने कर दी हैं, तो वही गुफ्तगू है जो मैंने यहाँ पर की हुई है। तो ये आप लोगों की कोहेजन टेंशन थ्योरी थी जो प्लांट्स के अंदर वाटर की अपटेकिंग के बारे में जो है वो वजाहत करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास फोटोसिंथेसिस के ज़रिए लीव्स के अंदर फूड बनती है।
अब फूड किस तरह सारे पौधे के हिस्से की तरफ जाती है, उसके लिए भी अलग से थ्योरी बॉटनी के अंदर मौजूद है। जिस तरह पानी के लिए मौजूद है, इस तरह खुराक की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मौजूद है, और वो हमारे पास थ्योरी कहलाती है प्रेशर फ्लो थ्योरी, और मैकेनिज्म कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, प्रेशर फ्लो थ्योरी। अब प्रेशर यहाँ पे मुराद हमारे पास है ग्लूकोज। अब प्रेशर फ्लो थ्योरी को समझने के लिए यहाँ पर दो टर्म का मैं जिक्र करूँगा। एक हमारे पास कहलाती है सिंक, ठीक है ना, दो टर्म्स के मैं जिक्र करूँगा यहाँ पर। एक मेरे पास क्या कहलाती है, सिंक कहलाती है, और दूसरी मेरे पास कहलाती है सोर्स। इन दो टर्म्स का मैं जिक्र यहाँ पे ज़रूर करूँगा क्योंकि ये पूरी थ्योरी इसी के ज़रिए वजाहत होगी। अब सोर्स हमारे पास क्या है, वेयर फूड इज स्टोर्ड, नंबर वन, एंड नंबर टू वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड। वो सब के सब हमारे पास क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। आमतौर पर प्लांट के अंदर जो सोर्स है वो है आप लोगों का मैच्योर लीफ। कौन सा होता है, मैच्योर लीफ। ये दोनों मानों में आता है बेटा, ठीक है, कि जहां पर खुराक महफूज होती, स्टोर्ड होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शकरकंदी है, उस वो वहाँ पर अगर फूड बनती है पहले तो वहाँ पर स्टोर्ड भी होती है, ठीक है ना। तो जहाँ पर फूड स्टोर होती है या जहाँ पे प्रिपेयर होती है वो हमारे पास ऑर्गन क्या कहलाता है, सोर्स कहलाता है। और जहाँ पर फूड जो है वो जाती है या इस्तेमाल होती है, ठीक है, द पार्ट वेयर फूड इज यूज्ड टू perform metabolic activities। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जहाँ जहाँ पौधे के अंदर काम होता है, उन तमाम सेल्स को, उन तमाम टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, सिंक बोल। जैसे जाइलम सेल्स हैं, जाइलम सेल के अंदर जो खुराक जाती है क्योंकि उसने काम करना है पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो जाइलम सेल हमेशा क्या होते हैं, सिंक होते हैं। ये कभी भी हमारे पास सोर्स नहीं बनते। तो जहाँ पर वो हमारे पास ऑर्गन, टिश्यू या सेल जहाँ पर खुराक महफूज स्टोर्ड होती है, यहाँ पे प्रिपेयर होती है, वो सोर्स कहलाता है। और जो हमारे पास सिंक होता है वहाँ पर हमेशा सोर्स की तरफ से खुराक जो है वो जाती है और वहाँ पर यूटिलाइज़ होती है। क्योंकि यूटिलाइज इसलिए होती है कि उन हिस्सों ने जो है अपने फंक्शन सारे अंजाम देने होते हैं। समझ आ गई बेटा। तो हमेशा ये प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म सिंपल यही चीज़ें हैं। तो इसमें जो हमारे पास प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यूज़ हैं वो हैं हमारे पास फ्लोएम टिश्यूज़। कौन से टिश्यूज़, फ्लोएम टिश्यूज़। इसके आगे हमारे पास सेफ ट्यूब सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स की दो टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो मेनली हमारे पास जो सेफ ट्यूब सेल है वो हर सेल, पौधे के हर सेल में खुराक जो है वो पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो फ्लोएम के जरिए जो है वो सारी ट्रांसलोकेशन या खुराक की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। बेटा यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात की। अब हमारे पास कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनको हम बोलते हैं बाइनियल प्लांट्स। क्या बोलते हैं, बाइनियल प्लांट्स। ये वो वाले पौधे होते हैं जो दो मौसमी होते हैं, मीन्स कि एक मौसम में वो सोर्स के तौर पर काम करते हैं और दूसरे मौसम के अंदर वो सिंक के तौर पर काम करते हैं, यानी इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारी पोटैटो की। किसकी, पोटैटो की। अब जब तुम पोटैटो को उगाते हो, मतलब कि उसको ज़मीन में बोते हो, एक पोटैटो ले लिया, ज़ाहिर है कि उसका तुम जो है ये ट्यूबर को ही ज़मीन के अंदर बोगे। अब ये जितना आलू होता है उसमें खुराक क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है।
तो वहाँ पर आलू जब तुम बोते हो तो आलू का वो पीस किस तौर पे काम करता है, सोर्स। अब तुमने ज़मीन में आलू का पीस बो दिया तो वो हमारे पास किस तौर पे काम करता है, सोर्स के तौर पे काम करता है कि इसके अंदर सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट होती है, फिर इसमें से जो है वो आपका स्टेम निकलता है और साथ क्या निकलती है, रूट निकलती है। जो सबसे पहले रूट निकलती है उसको हम बोलते हैं रेडिकल, और जब से सबसे पहला हमारे पास स्टेम निकलता है जो प्राइमरी स्टेम होता है उसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल बोलते हैं। बड़ा समझ आ रही है कि जैसे बीज फटता है उसकी जर्मिनेशन होती है तो उसमें सबसे पहले जो जड़ निकलती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेडिकल कहलाती है। और जब सबसे पहले जो स्टेम निकलता है जिसे प्राइमरी स्टेम कहा जाता है उसको प्लूम्यूल कहा जाता है। तो जैसे आप देखो यहाँ पर जब तुमने आलू का ट्यूबर, आलू का जो स्ट्रक्चर है या रूट जो है जब तुमने बोई है वो हमारे पास उसमें जो स्टोर्ड फूड थी वो यूटिलाइज होगी और नतीजा उसका क्या होगा कि वहाँ से रूट निकलेगी और फिर क्या निकलेगा, स्टेम निकलेगा। और जैसे स्टेम निकलेगा इसकी आगे ग्रोथ होगी और ग्रोथ होने के बाद हमारे पास उस पर पत्ते बनेंगे। अब जैसे इसके ऊपर पत्ते बन जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाएगा, कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। अब देखो कि एक लम्हे के एक मुद्दत के लिए ये आलू का पीस किस तौर पर जो है वो यूज़ हुआ, सोर्स के तौर पर। जैसे इसके पत्ते निकल आएंगे सब कुछ होगा, फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू होगा, फिर पत्तों के अंदर खुराक तैयार होगी और वो खुराक फिर किसके अंदर स्टोर की जाएगी, नीचे जो है वो आलू के उस पीस में जो यूटिलाइज उसमें से हो गया है या थोड़ा बहुत वो रह गया है, ठीक है ना, फिर उसमें जाके वो स्टोर होना शुरू हो जाएगी। अब जब फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए खुराक बनके इसमें स्टोर होना शुरू होगी तो ये किस तौर पर यूज़ होगा, फिर किस तौर पे काम करेगा, सिंक के तौर पर काम करेगा। तो ऐसे पौधे कि जिनके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी, यानी एक सीज़न के अंदर, ग्रोइंग सीज़न के अंदर वो सोर्स के तौर पर, और दूसरे सीज़न के अंदर जब उसमें से पत्ते निकल आए वो उसकी खुराक उसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाए फिर वो सिंक के तौर पर काम करता है। तो ऐसे तमाम प्लांट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, बाईनियल प्लांट्स कहलाते हैं। बड़ा समझ आ गई सबको मेरी बात की। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड सब्सटेंसेस थ्रू आउट प्लांट बॉडी, ठीक है ना। पूरे पौधे के अंदर खुराक को डिलीवर करने की जिम्मेदारी किसकी है, फ्लोएम टिश्यूज की है। द ग्लूकोज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस के दरमियान बनता है इन द मेसोफिल सेल यूज्ड इन रेस्पिरेशन एंड एक्सेस ऑफ इट कन्वर्ट इनटू अ सुक्रोज, ठीक है ना। बाकी सारा किस फॉर्म में कर लिया जाता है, सुक्रोज फॉर्म के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। इन मोस्ट प्लांट फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर मूवमेंट इन द प्लांट्स। जिस तरह कॉन्सेप्ट दिया गया है कि पौधों के अंदर पानी किस तरह मूव करता है, ठीक है, तो इस तरह मूवमेंट ऑफ फूड इन द प्लांट हैड बीन स्टडी फॉर ईयर्स, सालों तक ये भी बात स्टडी रही कि फूड किस तरह ट्रांसपोर्ट करती है। द करंटली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड इज थ्रू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। जो थ्योरी जो है फूड की ट्रांसपोर्ट के बारे में दी गई है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है। इन द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म फूड इज मूव फ्रॉम सोर्स टू सिंक। लगी समझ बेटा। सोर्स इंक्लूड द एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स, टिपिकली अ मैच्योर लीफ आर द स्टोरेज ऑर्गन। जैसे मैंने पहले बताया कि ये स्टोरेज ऑर्गन्स भी हैं और यहाँ जहाँ पर खुराक तैयार होती है वो भी हमारे पास सोर्स होते हैं। सिंक आर द एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म आर स्टोरेज। सिंक जो है ये वो हिस्से जहाँ पर खुराक महफूज भी होती है, स्टोर भी होती है, ठीक है ना। इन दोनों मानों में ये बातें आएंगी। रूट्स, ट्यूबर्स बोलते हैं आलू वगैरह को। डेवलपिंग फ्रूट्स, जो अभी फ्रूट्स बन रहे होते हैं। एंड लीव्स, जो अभी लीव्स जो है मैच्योर नहीं होती, जैसे एक नन्ना सा पौधा निकलता है उसकी छोटी छोटी ऊपर शाखें बनती हैं, ठीक है ना, जो कॉम्प्ले होती हैं, तो वो हमारे पास क्या है, इमेच्योर लीफ है। इमेच्योर लीफ भी हमारे पास सिंक के तौर पर काम करे, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो फिर सोर्स बनती हैं। ग्रोइंग रीजन्स, ग्रोइंग रीजन जहाँ पर वो रीजन है जहाँ से तुम्हारी शाखें निकलती हैं या जिस हिस्से में तुम्हारा तना निकलता है वो ग्रोइंग रीजन्स, या उनको बोला जाता है टिप्स या इपेक्स बोला जाता है। A storage organs is capable for storing food and exporting the stored material। जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है खुराक को स्टोर भी कर सकते हैं और फिर वो स्टोर्ड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रूट ऑफ बीट, जो आपकी चुकंदर है, इज़ अ सिंक इन द फर्स्ट ग्रोइंग से, जैसे मैंने बाइनियल प्लांट्स बोला है, ठीक है ना, ये उन्हीं का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। फॉर एग्जांपल अ रूट ऑफ बीट इज़ अ सिंक इन फर्स्ट ग्रोइंग सीजन। एक सीजन के अंदर इस तरह जिस तरह आप आलू बोते हैं इस तरह चुकंदर को भी बोया जाता है कि एक सीजन के अंदर वो किस तौर पर काम करती है,
सिंक के तौर पर काम करती है या सोर्स के तौर पर काम करती है, और दूसरे ही सीज़न के अंदर वो किस तौर पर काम कर रही होती है, सिंक के तौर पर। जैसे मैंने यहाँ पर सारी बातें की हुई तुम्हारे पास। बट बिकम सोर्स इन द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन व्हेन शुगर आर यूटिलाइज इन द ग्रोथ ऑफ न्यू शूट। एट सोर्स food is moved by active transport to the safe tubes of the phloem। सोर्स से खुराक जो है वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है फ्लोएम की सेफ ट्यूब सेल्स के अंदर भेजी जाती हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द शुगर इन द सेफ ट्यूब्स देयर सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। सेफ ट्यूब सेल्स के अंदर जब शुगर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है तो वहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है एंड वाटर एंटर्स दैम फ्रॉम जाइलम थ्रू ऑस्मोसिस। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पानी फ़ौरन ऑस्मोसिस के जरिए सेफ ट्यूब सेल्स के अंदर दाखिल हो गया, जिसकी वजह से वो शुगर जो कंपाउंड है वो पतला हो जाएगा और ख़ुद ब खुद वो क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एट द सिंक फूड इज़ अनलोडेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंक के ऊपर खुराक जो उसमें आई होती है उसको तोड़ा जाता है, ठीक है ना, मुख्तलिफ तरह के फंक्शन करने के लिए, ठीक है ना। ये सारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आती है। वाटर आल्सो एग्जिस्ट फ्रॉम द सेफ ट्यूब सेल्स। वाटर जो है वो सेफ ट्यूब सेल्स से बाहर निकल जाता है। द एग्जिट ऑफ वाटर डिक्रीज द प्रेशर इन द सेफ ट्यूब्स। जैसे पानी निकलेगा तो ग्लूकोज की जो फ्लोइंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, विच काज अ मैस फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर एट द सोर्स टू द न्यू लोअर प्रेशर एट द सिंक। ये सारी वही बातें बेटा जो मैंने तुम लोगों के साथ की हुई हैं। तो ये कुछ आपका जो है प्लांट्स के हवाले से बातें थी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी जो चैप्टर रह गया है वो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो, नासिर हो।